धर्म का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और राष्ट्र को धोखा देते हैं। जहाँ तक हुकूमत का बैकग्राउंड है और वो जिस नज़रिए के हामिलीन है, तो उस नज़रिए के मानने वालों को नफ़रत के सिवा कोई ज़रिया नज़र नहीं आता। लेकिन हमारी एक दूसरी कमज़ोरी ये है कि हम दीन पर कम और मसलक पर ज़्यादा जोर देते हैं। जब मसलक फारिग हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ फिर फेस करना दुश्वार हो जाती है। ये कहना है कि मुस्लिम मुक्त करेंगे, ये इनकी गलतफहमी है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। रही बात इसकी कि साहब अब ये इंडिया के सामने अब इनकी ज़रूरत और मजबूरी है। अगर इन्होंने इसी तरीके से उसूली स्टैंड पहले से लिया होता तो बीजेपी वहां तक नहीं पहुंचती और इनकी दुर्गत नहीं बनती। चलो देर आया दुरुस्त आया अगर कहते हैं तो उसूल पर रहना चाहिए। हमारी बहैसियत मुसलमान ये जो रिएक्शन वाली पॉलिसी है ये मुसलमानों के हक में भी नहीं है और मुल्क के हक में भी नहीं है। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा, कल से पार्लियामेंट शुरू हो रही है और कई इश्यूज हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा इस वक्त यूसीसी की और इंडिया जो अपोजिशन है और उसने जो एक डिसीज़न लिया है कि 14 एंकरों का बायकॉट किया है। वो एंकर जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये कितना बड़ा फैसला होगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहतरम जनाब मुश्तबा फ़ारूक साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। मुश्तबा फ़ारूक साहब, आपका खैर मकदम है। ये एक यूसीसी को लेकर के जो हव्वा खड़ा किया जा रहा है, हालांकि सेंट्रल कमेटी बनाई, लेकिन उसके बावजूद आसाम से बार बार बहु विवाह ख़त्म कर रहे हैं और कानून बना रहे हैं। ये जो हव्वा खड़ा करने का है, ये क्यों? और ये कहा जाता है साहब मुसलमान को ही तकलीफ हो रही, क्या ये सही है? देखिए, ये जो मौजूदा सियासत है, ये सियासत ने शुरू से नफ़रत को अपना टूल बना रखा है और नफ़रत के मकासद को हासिल करने के लिए उनका प्राइम टारगेट ग्रुप जो है वो मुसलमान रहे हैं। और जहाँ तक हुकूमत का बैकग्राउंड है और वो जिस नज़रिए के हामिलीन है, तो उस नज़रिए के मानने वालों को नफ़रत के सिवा कोई ज़रिया नज़र नहीं आता। तो मुतवाज़ी तौर पर अगर ये कुछ कर लेते जिसमें कि देश का विकास भी हो जाता, तब भी ये नफ़रत कुछ दिनों के लिए और खिंच जाती। लेकिन इन्होंने वो तो कर नहीं सके और अब नफ़रत ही के नाम पर देश को बेवकूफ़ बनाने नहीं, कंफ्यूज है क्या ये? कुछ ना कंफ्यूज नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं और वो खुद अपने धर्म का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और जब करते हैं तो ये कहना तो मुश्किल है कि हम अपने धर्म के या अपने राष्ट्र के हित के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये धर्म ही का नाम लेते हैं और राष्ट्र प्रेम का ही नाम लेते हैं, लेकिन धर्म का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और राष्ट्र को धोखा देते हैं। तो जहाँ तक ये विकास का मुद्दा हर एक हुकूमत के सामने रहता है, तो इस पहलू से सारे दुनिया के सामने इनकी सिचुएशन है कि आज मुल्क में बेरोजगारी, उसमें गुर्बत, उसमें महंगाई, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक बुनियादी मसले की हैसियत रखती हैं। तो उन पर बात ना हो, इसके लिए ज़रूरत होती है कुछ ऐसे इश्यूज खड़े किए जाएं। नहीं तो उसमें हम लोग क्यों बार बार आगे आ जाते हैं? यूसीसी जो है, क्या वाकई कुछ खतरा है? क्या चीजें अगर जैसे हम समझते हैं कि ये हमारी बहैसियत मुसलमान, ये जो रिएक्शन वाली पॉलिसी है ये मुसलमानों के हक में भी नहीं है और मुल्क के हक में भी नहीं है। इसलिए कि कॉमन सिविल कोड का जो इशू है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाया जाए तो वो देश का इशू है, मुसलमानों का इशू है। और जो लोग इसको उठा रहे हैं उनके पास भी ये बहुत क्लियर है कि उनके जो थिंक टैंक है गोलवालकर जी, तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इनको पॉलिटिकली इसको मोबिलाइज करना है। तो इस मोबिलाइजेशन में वो मुसलमानों को टारगेट करके अपना मकसद हासिल करने में एक हद तक कामयाब है और उसमें मुसलमानों की ये रिएक्शनरी दिलचस्पी उनको मददगार होती है। वरना जब कॉमन सिविल कोड है तो ये कह चुके कि सब ट्राइबल्स के रिएक्शन पर ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड रहेंगे, क्रिश्चियंस के रिएक्शन पर क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड रहेंगे। जब ऐसी कम्युनिटीज एक्सक्लूड हो जाती है तो कॉमन कहाँ बचता है? तो ये जो है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुसलमानों को तहम्मुल और हिकमत के साथ काम लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एज अ होल कंट्री में ये कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते। अब इसमें हमारी कोशिश ये हो कि हम और कम्युनिटीज़ के साथ भी इंगेज करें और दलील के साथ अपनी बात रखें। बल्कि मेरा तो मानना ये है कि मुसलमान जिस दीन पर यकीन रखते हैं उनका यकीन तो ये है कि इससे ज़्यादा लॉजिकल और फितरी कोई दीन नहीं है। बिल्कुल। जब इतना यकीन रखते हैं तो फिर आपको खुद ये देना चाहिए कि साहब देखिए ये ऑप्शन हमारे पास है,
और ये ऑप्शन से अच्छा ऑप्शन आपके पास है तो ले आइए। लेकिन हमारी एक दूसरी कमजोरी ये है कि हम दीन पर कम और मसलक पर ज़्यादा जोर देते हैं। जब मसलक फारिग हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ फिर फेस करना दुश्वार हो जाती है। और उसकी ठेठ मिसाल आपके पिछले दिनों तलाक की रही। तलाक में कई अच्छे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल और ऑप्शन वो थे। ऑप्शन मुख्तलिफ मसालिक में बहुत खूबसूरत ऑप्शन जी जी। लेकिन हमने एक मसलक पर इसरार किया, जो चीज़ कंक्लूड हुई वो भी एक मसलक ही था, इसलिए उसको सहा हमने। अब यहाँ पर इसको भी हम झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं तो ये हमारे मफाद में नहीं जाता है। और ये बात भी वाज़ेह है कि ये लोग बहैसियत मजमूई कॉमन सिविल कोड लाने से कासिर हैं। ये अपने मकासद के हुसूल नहीं, कासिर तो है, लेकिन हम जो बार बार मुखालफत कर देते हैं, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, ये रेजोल्यूशन आ रहा है, वो रेजोल्यूशन आ रहा है, भाई कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या आफत आई जा रही, क्या मुझे तो नहीं लगता है कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही। मेरी समझ तो यही है जो आप फरमा रहे हैं जी कि हमको जितना तहम्मुल के साथ, जितना फितरी और लॉजिकल अंदाज से अप्रोच करना चाहिए, वो करने की बजाय अगर हम इस पर रिएक्शन देते हैं तो नतीजे में नुकसान हमारा होता है और फ़ायदा उनको पहुंचता है। और हमको इस रवैये से को बदलना चाहिए। और अगर इशू देश का है तो देश के इशू के नाते उन सबको एड्रेस करना चाहिए जिनका ये कंसर्न है, और अपनी बात को माकूल अंदाज से इस तरीके से तैयार करना चाहिए तो लोग कहें कि भाई इन्हीं की बात ले लो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, यही चीज़, यानी हमें अच्छा एक मैसेज देने की ज़रूरत है। चलिए तो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 24 का माहौल बन रहा है और जाहिर है कि हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। वो बात अलग है कि अब उन्हें बेहैसियत सा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट देने का हक़ तो है, और जब हक़ है तो जाहिर है कि फिर उसकी अहमियत कम नहीं हो सकती, वो भले ही कोई कुछ कह दे। तो इंडिया जो अपोजिशन बनाया है, 28 पार्टियां उसमें शामिल है, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये आखिरी तक ये साथ रहेगा इनका? क्या ये वाकई एक कोई मजबूत गठबंधन बनाए? क्योंकि आपको तो काफ़ी तजर्बा है, कई उतार चढ़ाव सियासत के आपने देखे हैं। मेरी समझ ये है कि ये इनकी पहले जिम्मेदारी थी कि समझदारी से काम लेते, लेकिन इक़्तिदार की कमज़ोरी ये है कि हर आदमी अपने मफाद से ऊपर उभरने नहीं पाता। इस वजह से विद इन दी पार्टी भी इख्तलाफात रहते हैं और पार्टियों के पार्टियों से भी रहते हैं। और ये भी सियासत की यानी कम नसीबी है कि आदमी मकासद के लिए सियासत से ऊपर उठ नहीं पाता। इसलिए ख़ुद कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी रही, जिन लोगों ने कांग्रेस से डिफ़र किया वो सब सेक्युलर पार्टियां कहलाती हैं। बिल्कुल। लेकिन सेक्युलर पार्टी दूसरी सेक्युलर पार्टी को इसलिए अकोमोडेट नहीं करती कि वो उसकी राइवल होती है, वोट उसका काटती है। ये सेक्युलर पार्टियों के लिए राइवल जो बीजेपी या उनके मुकाबिल नॉन सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। लेकिन वो समझते हैं कि भाई उनके मुकाबले में हम अगर हैं तो हमको वीक करने वाली सेक्युलर पार्टी होती है, हम चाहे वीक हो जाएं और एक टेन्योर के लिए पीछे रह जाएं लेकिन किसी सेक्युलर को नहीं पनपने देंगे। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है सेक्युलर पार्टियों का, ये इनको मुंतशिर रखता है। लेकिन अब सवाल सेक्युलर पार्टियों के भी वजूद का रह गया। मुसलमानों के वजूद को तो ये ख़त्म कर नहीं सकते। मुसलमानों को सियासी हिकमत अमली के तहत मुतासिर तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये बेवज़न हो गए, भारत जो है मुस्लिम मुक्त हो गया। अभी रिसेंटली आपने यूपी का इलेक्शन देखा, यूपी के इलेक्शन में यानी जो वोट मुलायम को नहीं मिला, ये तो इससे नहीं पहले जो असेंबली इलेक्शन, अच्छा 22 का, जी जी, तो उसमें तो 95% मुसलमानों ने जो है समाजवादी को दिया, और उसका इम्पैक्ट जो है यानी बीजेपी को कई सीटों पर पड़ा है। और बीजेपी को कंसिडर करना पड़ा अपने आइंदा की हिकमत अमली में कि ये वो इन ब्लॉक वोट करेंगे तो कितनी सीटों को कैसे मुतासिर करेंगे। तो आज सबसे ज़्यादा कंसोलिडेटेड कोई वोट है नहीं, बीजेपी ने तो मुस्लिम पसमानदा की भी मुहिम चलाई यूपी में, ताकि जो है वो आए। जी जी, जरूरत पड़ी जी जी, उनको लगा कि बगैर मुसलमानों के, जी जी, ये कहना है कि मुस्लिम मुक्त करेंगे, ये इनकी गलतफहमी है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। रही बात इसकी के साथ, अब ये इंडिया के सामने अब इनकी ज़रूरत और मजबूरी है। अगर इन्होंने इसी तरीके से उसूली स्टैंड पहले से लिया होता तो बीजेपी वहाँ तक नहीं पहुँचती और इनकी दुर्गत नहीं बनती। चलो देर आया दुरुस्त आयत अगर कहते हैं तो उसूल पर रहना चाहिए, उस पर ना सॉफ्ट हिंदुत्व इनको माविन हो सकता है, न इस तरीके से मीडिया को गलत तरीके से अकोमोडेट करना माविन। लेकिन अभी भी ये लोग मुस्लिम जो लीडरशिप है या जो क़यादत है, कहीं ना कहीं चाहे छोटी सी हो लेकिन उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये तो नज़रअंदाज करने वाली बात कुल्ली तौर पर सही नहीं है। मसलन ये है कि जहाँ जिससे मैच करते हैं, जैसे मुस्लिम लीग है,
मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ रही है तो इंडिया में है, या वहाँ पर छोटी सी पार्टी इनकी है आपके AIUDF जो तमिलनाडु में, हाँ इसमें जवाहरुल्लाह वगैरह की, ये लोग इसमें हैं। और इसलिए कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं। ऐसा नहीं है कि कुल्लियतन नहीं, तो आसाम में भी तो कांग्रेस साथ थी, बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस नहीं ना, कांग्रेस से नहीं हमेशा पहले थी साथ में, नहीं इलेक्शन लड़ा है बाकायदा ये असेंबली वो का। लड़ने का उनको नुकसान हुआ, हाँ। उस इलेक्शन के तजुर्बे से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब भी हम ये समझते हैं वो चाहते तो हैं, लेकिन उनको ये इनका मिलना दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसमें बदरुद्दीन अजमल साहब तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, उनको कहना होगा, इसलिए बदरुद्दीन अजमल साहब ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं आना चाहते। तो सवाल जो है AIUDF का हो या कांग्रेस का हो, वहाँ की सिचुएशन में उन लोगों के साथ अगर थोड़ा डिफरेंस रहता है तो वक्त के साथ उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये कुल्ली तौर पर कबूल करने के सिलसिले में अब भी किसी हद तक हेजिटेट करते हैं कि मुस्लिम आएंगे तो हिंदू जो है रिएक्ट करेगा। आखिरी ये कि क्या वाकई मोदी हार सकते हैं? मोदी साहब के लिए अब आसान तो नहीं रहेगा ये टहलते हुए चले जाए, और ना इनको इतनी सीट मिलेगी कि ये अपनी डिक्टेट जारी कर सके। अगर ये आते हैं तो अब इनको संभल कर नहीं, वो तो मजहबी छेड़ दिया, सनातन धर्म कह रहे हैं, इंडिया जो है सनातन को खत्म करने के लिए बना। बुरी होगी ना जब आपके पास, तो आप ऐसी बातें करने लगेंगे और ऐसी बातें उठाएंगे जिससे कि लोग कन्विंस हो सके। लोग कन्विंस हो नहीं रहे हैं, तो इनको अब ऐसी ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें उठाएं जिससे कि हिंदू जज्बात को फिर से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक ये कामयाब हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि इनका ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना, ये सब भी जो है इलेक्शन करना, ये इस बात की दलील है कि ये ज़मीन इनकी खिसक रही है और इंडिया की ज़मीन किसी हद तक सिमट रही है। तो ऐसी सूरत में ये इनकी बौखलाहट है जिसमें मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। एक चीज़ और, ये जो अभी इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया कि 14 एंकर्स जो गोदी मीडिया कहे जाते थे, जो एक बीजेपी या सरकार के तर्जुमानी करते थे, नजर आते थे, उनका बायकॉट करने का फैसला, इसका ये कितना असरअंदाज होगा? ये मैं कह रहा हूँ कि असरअंदाज तो इसको आज नहीं कल होना ही है, इसलिए कि बात तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। और इसको बहुत पहले पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये सारी अपोजिशन, ये इंडिया में जितने लोग हैं, इन्होंने बहुत सी इस तरह की खराबियों को बहुत देर तक अकोमोडेट किया। अब अगर इनको कुछ होश आ रहा है, कुछ उसूली स्टैंड ले रहे हैं, तो उसूली आदमी को तकलीफ पहुंचाते हैं। और उसूल जो है, यानी चैनलों पे नफरत जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। ये इनको आने जरूरत है पब्लिक की, और इनको ये भी समझना चाहिए कि आज नहीं कल इक़्तिदार का पासा पलटता है, तो पलटता है तो फिर आप इक़्तिदार के साथ जाना। और कई पार्टियां तो बरसरे इक़्तिदार हैं इस सूबों में, तो 4 जगह तो खुद कांग्रेस है। तो जितना, यानी इवन ये है कि जो मीडिया के बॉसेस हैं, कारपोरेट को भी इक़्तिदार के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और बात है कि कारपोरेट उनको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हर वक्त हर एक का इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अभी तो हमलावर ज्यादा हो रहे हैं जो एंकर्स। ये आखिरी सांस ले लें अपनी, चिराग है फड़फड़ा रहा है, ये ले लें, लेकिन वक्त के साथ जो है वक्त इनको अपने रवैये बदलने पर मजबूर करेगा। और कल वो यही कहेंगे कि भाई कल वो मजबूरी थी हमारी, ये वक्त वो चाहता था हम वो करते थे, अब हमारी ज़रूरत है इसलिए ये करेंगे। तो यानी ज़बान बदलेगी, बदलना इनकी ज़रूरत होगी, और ये बदलना इस बात की गवाही होगी कि आप कभी मजबूत किरदार के थे नहीं, आप जैसा आता है उसको सजदा करते हैं। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे चलते हैं उनके लिए शायद शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा मानवियत नहीं रखती। चलिए डॉक्टर साहब, मुश्तबा फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे मुश्तबा मौजूदा, और इन्होंने ख़ास तौर से जो 14 एंकरों के बारे में, ये चिराग है जो फड़फड़ा रहा है, और बहरहाल इनको या तो बदलना होगा या तो जाना होगा। क्या आगे होता है इसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।